अगर आपको पता चले कि राजीव जी, स्वस्ति ने जिस विषय को छुआ उस पर मैं आपसे विस्तार जानना चाहता हूँ। इस पूरी यात्रा को भारत, अमेरिका और चीन का जो एक ट्रायंगल है जिसमें कन्फ्लिक्ट है, भारत, अमेरिका और रूस का जो ट्रायंगल है, तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये यूरोप का ईस्ट वाला पार्ट और एशिया का ये वाला पार्ट जो एकदम एडजॉइनिंग है, जो इस समय सबसे बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी की पॉलिटिक्स हो, चाहे क्वाड की पॉलिटिक्स हो। हाउ डू यू लुक एट इट सर? देखिए, ये काफी सालों से जिक्र हो रहा है कि ये वाली सेंचुरी, ये जो सदी है, ये एशियन सदी है। अभी तक तो नहीं हुई, अभी तक तो विचारों में एशियन सदी जरूर हो जाती है। जब मीटिंग्स होती हैं तब भी एशियन सदी रटी जाती है, और जब ताइवान के ऊपर कुछ होता है तब घबरा के एशियन सदी की बात हो जाती है, चाहे क्वाड का मामला हो या चाइना का रिएक्शन, तो एशियन सदी याद आ जाती है। पर जो सदी अभी है वो अमेरिकन डोमिनेटेड है और चाइना की एस्पिरेशनल डोमिनेशन की है, और ये रहेगी, अगले सालों में रहेगी। इसमें साइड एक्टर्स का रोल होगा, जैसे रशिया का रोल है अभी यूरोप को झुंझारने का यूक्रेन के जरिए, या इंडिया का रोल होगा एज ए बैलेंसिंग फैक्टर अगेंस्ट चाइना, या एज ए लीडर रोल ऑफ द ग्लोबल साउथ। पर अभी तक कोई ऐसी स्टेबिलिटी नहीं आई जिसमें पता लग जाए कि हाँ, ये बॉक्सिंग रिंग है, एक तरफ तो नॉर्थ है, दूसरी तरफ साउथ है, या एक तरफ यूरोप है, दूसरी तरफ एशिया है। ऐसा कोई स्थिति नहीं आई, और अभी आने में भी बहुत देर लगेगी। ये कहना कि सऊदी अरेबिया चीन की तरफ हो गया है, या ईरान पक्का रशिया के खेमे में चला गया है, या कोई और मुल्क जो है वो अमेरिका से हट के फ्रांस जैसे है अब चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ ज़्यादा बढ़ा रहा है, ये सब कहना टेम्परेरी सॉल्यूशंस है, टेम्परेरी पैलिएटिव्स है। इनमें कोई परमानेंस नहीं है। जो ईस्ट वेस्ट ब्लॉक जिसे कहा जाता था पुराने ज़माने में, जिसमें पता था कि हाँ भाई ईस्ट यूरोप के खिलाड़ी हैं, वेस्ट में यूरोप और अमेरिका डटे हुए हैं, वो सब नहीं है। और जो इंटरैक्शन है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन, ये ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन भी नहीं होगी और ना है, क्योंकि अब वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड है। चाहे जो मर्जी कोई कह ले कि अब जो दुनिया जो है अपने अपने हितों को देख रही है, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देते हैं, कोविड का एग्जाम्पल देते हैं, पर उस सब के बावजूद भी दुनिया इतनी कनेक्टेड है सप्लाई इश्यूज के ऊपर कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। सेमीकंडक्टर इशू ने हिला के रखी था दुनिया को, क्योंकि कुछ जगह ही वो चीज़ें बनती हैं। सो चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हो, इकोनॉमिक इश्यूज हो या डिफेंस इश्यूज हो, कहीं ना कहीं जाके सब तारें एक जगह मिलती हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया अब ऐसे मोड़ पे है जिसमें दुनिया को नहीं पता कि किस दिशा में वो जा रही है, और इसके लिए मीटिंग्स जैसे अभी बाइडेन और मोदी साहब के बीच में हुई, ये शायद एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रास्ता दिखा दिया है या कोई नया जमावड़ा बन गया है, पर ऐसी मीटिंग्स इम्पोर्टेंट इसलिए होती है कि नेता लोग जो है वो बैठ के सोचें कि शायद कोई गलत दिशा में तो नहीं हम जा रहे, शायद दुनिया की स्थिति बेहतर हो सकती है अगर हम ये डिसीजन ले या वो डिसीजन ले। और दूसरी चीज़, अमेरिका और इंडिया और जो आप चाइना की तरफ इशारा कर रहे थे, उसमें जो अभी एग्रीमेंट साइन हुए हैं डिफेंस वाले, और जो जॉइंट स्टेटमेंट में जिनका जिक्र हुआ है डिफेंस वालों में नहीं, अगर आप देखें वो पूरा नई टेक्नोलॉजीज की तरफ है इशारा, तो उसका जो रुख जो है वो एक इंडिया में ऐसी स्ट्रेंथ पैदा करनी है अमेरिका के साथ मिलकर और इंडिया के खुद के परिश्रम से, कि चाइना प्रीडोमिनेंट पावर
ना बने जो दूसरे मुल्कों पे हवा बन जाए। सो इस लिहाज से चाइना वॉज द ड्रैगन इन द रूम जब ये दो लीडर्स की मीटिंग हो रही थी, चाहे रेस्ट्रिक्टेड लेवल पे या डेलीगेशन लेवल पे, जो ज़्यादा ओपन मीटिंग होती है। तो चाइना इज अ प्रेजेंस, रशिया इज अ टेम्पररी इशू। रशिया साल 2 साल के बाद यूक्रेन वाला युद्ध समाप्त हो जाएगा और रशिया अपने वूंड्स लिक करेगा। यूक्रेन का जो हाल होगा वो दुनिया जानेगी, पर रशिया विल नॉट बी ए डिस्टर्बिंग फैक्टर इन ग्लोबल अफेयर्स टू द एक्सटेंट जैसे चाइना होगा और हो सकता है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल ये मीटिंग काफ़ी हद तक अगले सालों में चर्चित है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर खान, सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है। प्रोफेसर खान, देखिए सर, अगर आप ये एक्नॉलेज करते हैं कि जर्मनी और जापान और बिग इकोनॉमीज बट नॉट न्यूक्लियर पावर्स, तो हम साफ कह सकते हैं कि आज के ज़माने में द टॉप 3 मेजर पावर्स और इंडिया, चाइना एंड द यूएस, चाइना, इंडिया इन दैट ऑर्डर, यानी 3 में से 2 एशियन पावर्स हैं। और अगर आप 5 टॉप इकोनॉमीज देख लें, उसमें 3 एशियन इकोनॉमीज है, चाइना, इंडिया और जापान। तो इन ए वे ऑलरेडी एशिया इज ओवरटेकिंग द वेस्ट। इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं है क्योंकि एशियन कंट्रीज आर नॉट बिहेविंग एज एन एशियन कंट्रीज, एशिया के लिए नहीं काम कर रहे हैं। तो इंडिया हैज बिकम लाइक यूं कहिए कि इंडिया हैज बिकम द किंग मेकर। अगर इंडिया खासतौर से ये विजिट के बाद अगर ये पूरी तरह से अमेरिका के साथ हो लेता है ना, तो इंडिया विल बी एक्सटेंडिंग द वेस्टर्न हेजेमनी ओवर द वर्ल्ड फॉर द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी के एंड तक अमेरिका और यूरोप का डोमिनेशन रहेगा बिकॉज ऑफ इंडिया। लेकिन अगर इंडिया अमेरिका से थोड़ा दूर होके चाइना के साथ कुछ किसी तरह से दोस्ती कर लेता है या एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि वी विल नॉट हर्ट ईच अदर्स अंडरस्टैंडिंग, देन दिस सेंचुरी विल बी द एशियन सेंचुरी। तो इंडिया के हाथ में है। अगर वो चाइना के खिलाफ पूरी तरह से अमेरिका के साथ जुड़ जाता है, देन एशियन सेंचुरी का सवाल ही नहीं पैदा होता। इट विल बी ए कंटिन्यूएशन ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन। तो मैं चाहता हूं कि इंडियन थिंकर, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, कि ये टेक्नोलॉजी के लालच में, इन्वेस्टमेंट में, दे डोंट फॉरगेट द लॉन्ग पिक्चर। एक इंटरेस्टिंग चीज जयशंकर साहब ने कहा था इनकी किताब में कि इंडिया इज स्ट्रगलिंग टू बिकम ए नेशन स्टेट फ्रॉम अ सिविलाइजेशन स्टेट। It is a very interesting thing कि वो why India wants to become a nation state. लेकिन India has to not give up the Asian way of thinking, which is very long term. Western way of thinking is very short term and immediate. So India has to realize कि जो global balances of power है, it is in India's hand now to ensure कि हम किस direction में जाते हैं। या तो एशिया और वेस्ट को बैलेंस करें या पूरी तरह से अमेरिका के साथ हो जाए फॉर सम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, और एशियन सेंचुरी खत्म के चांसेस खत्म हो जाएंगे। सो दिस इज ए स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन। और अब आई एम एन एशियन इन द वेस्ट, तो मेरे प्रेफरेंसेस थोड़े अलग हैं, बिकॉज बट आई थिंक इंडियंस हैव टू थिंक इट थ्रू कि आर दे कंप्लीटली बिकमिंग वेस्ट। बिकॉज एक बात मैं आपको साफ बता देता हूँ, इन द एंड जो रेसिज्म है वेस्ट में, वो बहुत कोर में, अमेरिका 200 साल से स्ट्रगल कर रहा है टू एंड रेसिज्म और ख़त्म नहीं हो रहा है। सो रेसिज्म फॉरेन पॉलिसी में भी आ जाती है, एंड इंडिया विल हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि विल वी फुल्ली बी एक्सेप्टेड इन द वेस्ट, और दे नीड टू लुक एट जापान। क्या जापान पूरी तरह से एक वेस्टर्न मुल्क बन चुका? हालांकि इट्स अ बेटर डेमोक्रेसी देन द यूएस, साउथ कोरिया का भी वो हाल है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया, और यूं कह सकते हैं कि मुस्तकबिल प्लैनेट का इंडिया कैन शेप इट एंड इट शुड थिंक अबाउट इट। थैंक यू प्रोफेसर खान। स्वस्ति राव, क्लोजिंग रिमार्क। Okay, no, I just wanted to say कि देखिए शायद now we are Asian sitting in Asia, so we also have a view on this, which is that I think strategic autonomy is going to be India's forte. और ये जितना आप कोऑपरेशन देख रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लार्जर फ्रेमवर्क में देख रहे हैं। और जहां तक चाइना के एंटी की बात हो रही थी, तो बस मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान का जो कन्वर्जेंस है या डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, उससे कहीं ज्यादा डिपेंडेंस यूएस का खुद है। अभी जब हम ये सारी बातें कर रहे थे, तो एंटनी
ब्लिंकन जाके शी जिनपिंग से मिल रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम कंटेन एज सच नहीं, हम इसको वो नहीं चैलेंज नहीं करना चाहते, हम इसके मतलब रूल्स बेस्ड ऑर्डर अपहोल्ड करना चाहते हैं। तो 700 बिलियन का ट्रेड है उनका। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई थिंक वी आर एंटरिंग एन एज वेयर यू रियली हैव टू बाइनरीज के ऊपर जाके हमें देखने की जरूरत है। जो होगा ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लार्जर फ्रेमवर्क में होगा। और सच बात ये भी है कि अगर हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लेंस से अगर इसको नहीं देखते तो जो आज हम कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने कहा कि जो फिक्सेशन है हमारा कि एलाइज नहीं है तो कैसे नजदीक जाए, ये जो फिक्सेशन है हमें इससे बाहर आने की जरूरत है। तो मेरी नजर में ये एक रीइटरेशन है इंडियाज वे का, जो जयशंकर साहब की किताब को उन्होंने भी उल्लेख किया, ये मैं कहना चाहती थी।